नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है और पूरे डिटेल में, वैसे तो रिवीजन सीरीज है लेकिन पूरे डिटेल में मैं आपको पूरा चैप्टर समझाने वाला हूँ। एक एक टॉपिक बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि समकालीन दक्षिण एशिया के ऊपर मैंने एनिमेटेड वीडियो बना रखा है, ठीक है। बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको सभी टॉपिक्स को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने कवर करवाया है। तो आप लोग इन तीनों ही वीडियो को 3 पार्ट्स में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवाया है। तीनों ही वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देख लेना, मजा आ जाएगा भाई वीडियो देखने के बाद, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि आपको पता है कि हम इसमें ना दक्षिण एशिया के बारे में बात करने वाले हैं। जो दक्षिण एशिया के जो देश है, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे और उन देशों का इंडिया के साथ संबंध कैसा है उसका भी हम विश्लेषण करने वाले हैं, इसका भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चैप्टर भाई होने वाला है बहुत ही मजेदार, क्योंकि आप भारत के जो पड़ोसी देश है ना, उनके बारे में, उनके साथ हमारे संबंध कैसे, उसके बारे में इस चैप्टर में आप जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप ये दक्षिण एशिया का मैप देख पा रहे हैं। इसमें टोटल 8 देशों को दर्शाया गया है। वैसे तो पहले इसमें केवल 7 ही देश थे, ठीक है, लेकिन 2008 में इसमें क्या होता है, अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया जाता है दक्षिण एशिया में। और इस तरीके से टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है, 8। जैसे कि आप सबसे ऊपर अफगानिस्तान को देख पा रहे होंगे। अफगानिस्तान के नीचे आपको पाकिस्तान दिख रहा होगा, इधर नेपाल है हमारा, इधर भूटान है, ये आपका पूरा इंडिया है ना, ये है आपका बांग्लादेश, ये है श्रीलंका, ये है मालदीव, है ना। तो ये 8 देशों को हम दक्षिण एशिया में शामिल करते हैं, क्योंकि दक्षिण एशिया में, अगर आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो दक्षिण एशिया में आ जाते हैं ये देश, है ना। इसीलिए इनको हम दक्षिण एशिया के देश कहते हैं। अब देखिए, इन्हीं देशों के बारे में, इन्हीं 8 देशों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, और भारत के साथ इनके संबंध कैसे उसको हम समझने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी चैप्टर की पीडीएफ में और एक एक करके सभी टॉपिक्स को हम समझना स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपनी पीडीएफ में। चैप्टर का नाम है दक्षिण एशिया। सबसे पहला टॉपिक है, आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि दक्षिण एशिया क्या है ना। दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि दक्षिण एशिया जो है वो दक्षिण एशिया में मौजूद 8 देशों का एक संगठन है, या 8 देश जो है, जैसे कि वो तो सार्क है। यहाँ पे हम दक्षिण एशिया शब्द की परिभाषा देंगे तो जो दक्षिण एशिया में आने वाले जो 8 देश है, उनके लिए दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इन सभी देशों को शामिल किया जाता है। तो दक्षिण एशिया जो है वो विश्व का एक महत्वपूर्ण एरिया माना जाता है, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर आपको देखने को मिल जाएगा। आप अगर पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम में आपको अरब सागर है ना। पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये एक तरीके से एक प्राकृतिक सौंदर्य क्षेत्र है ना। काफी ज्यादा प्राकृतिक रूप से आप देखिए तो काफी सुंदर एरिया है। चीन को दक्षिण एशिया में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि चीन का अधिकांश एरिया जो है वो दक्षिण एशिया में नहीं आता है ना। कुछ एरिया आता है लेकिन अधिकांश एरिया दक्षिण एशिया में नहीं आता है। और इसकी जो आबादी भी है वो ज्यादातर दक्षिण एशिया वाला जो पार्ट है उसमें निवास नहीं करती है ना। जो पूर्वी एशिया का जो एरिया है वहां भी चाइना की आबादी निवास करती है, इस वजह से भी इसको यहाँ पे इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो अगर हम अलग अलग देशों की राजनीतिक प्रणाली की बात करें, जो दक्षिण एशिया में आने वाले अलग अलग देश हैं उनकी अगर हम राजनीतिक प्रणाली की बात करें, तो भारत और श्रीलंका आप देखेंगे कि स्टार्टिंग से ही लोकतंत्र को अपनाया इन्होंने, है ना। आज भी इन दोनों देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में श्रीलंका में जो आपातकाल की घोषणा की गई थी, वित्तीय आपातकाल, है ना, क्योंकि आर्थिक मंदी की स्थिति का सामना कर रहा था श्रीलंका। तो वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति थे राजपक्षे, उन्होंने क्या किया, आपातकाल की घोषणा की थी। यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो स्टार्टिंग से अभी तक भी देखें तो यहाँ पे, वैसे बांग्लादेश में अभी लोकतंत्र है लेकिन स्टार्टिंग वैसा नहीं था। यहाँ पे लोकतंत्र और सैनिक शासन, दोनों शासन व्यवस्था यहाँ पे कायम रही है, ठीक है। नेपाल की बात करें तो 2006 तक यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र था, लेकिन अब यहाँ पे लोकतंत्र की बहाली हो चुकी है। यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। साथ ही साथ अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान में 2008 में किया गया, संवैधानिक राजतंत्र बनाया गया। मतलब यहाँ पे संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना की गई, जिसमें क्या है कि संविधान में राजा जो है वो देश का प्रमुख है, लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रमुख है। एक तरीके से इस तरीके से शासन व्यवस्था चल रही है, यानी कि ये भी अब लोकतंत्र के रास्ते पे चलने लग रहे हैं। इसके अलावा हम मालदीव की बात करें तो 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। सल्तनत मतलब आप समझते हैं वहाँ पे सुल्तान थे, उनका शासन था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दक्षिण एशिया की अलग अलग देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको हम समझ चुके हैं।
साथ ही साथ अगर अफगानिस्तान की आप बात करेंगे तो अफगानिस्तान में लोकतंत्र था, लेकिन अभी आपको पता है तालिबान जो है उसका शासन है ना, और वो लोकतंत्र पर आधारित तो नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान में लोकतंत्र और सेना, इस टॉपिक की हम बात करते हैं। एनसीईआरटी में आपका दूसरा टॉपिक यही देखने को मिलेगा। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा लीडर्स जो है पाकिस्तान के, उनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ डेट भी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि एमसीक्यू का भी वेटेज है आपके पेपर में, तो एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लीडर्स के नाम और डेट वगैरह जो भी मैं बताता चलता हूँ आप उसको लिखते हुए चले। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है कि पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना का जो है, उस सेना का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है ना, और इसके पीछे कई कारण है, आगे हम बात भी करेंगे। और सेना ने क्या किया है, कई बार लोकतंत्र को कुचल दिया, और ऐसी हालत बांग्लादेश में भी देखने को मिला हमारे को स्टार्टिंग में। ठीक है, तो पाकिस्तान में जब पहला संविधान बना तो उसके बाद शासन की जो बागडोर है वो किसने संभाला, जनरल अयूब खान ने। ठीक है, और अपने आप को क्या करवा लिया, उसने निर्वाचन भी करवा लिया इन्होंने। ठीक है, तो पहले यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे सैनिक शासन किसके नेतृत्व में आया, जनरल अयूब खान की। ये भी क्योंकि सेना के जनरल थे, यानी कि हम सैनिक शासन नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने अपना निर्वाचन भी करवा लिया, ये दिखाने के लिए कि वो चुने हुए प्रतिनिधि है ना। उनके शासन के खिलाफ जनता ने विरोध किया और उनको अपना पद त्यागना पड़ा। उनके सैनिक शासन का, इससे क्या हुआ कि सैनिक शासन का रास्ता साफ हो गया। अब और जो जनरल थे उनको भी ऐसा लगने लगा कि भाई वो भी क्या वहाँ की सरकार को चला सकते हैं। तो फिर जनरल याहिया खान के नेतृत्व में अगली सैनिक शासन यहाँ पे स्थापित हुई, है ना। याहिया खान के सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का भी सामना करना पड़ा। 1971 में आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी हुआ, है ना। और इस युद्ध के कारण ही आपको पता है कि जो बांग्लादेश नामक नया देश है वो बना है। उससे पहले हम उसको क्या बोलते थे, उससे पहले बांग्लादेश को हम बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान, है ना। देखिए, पाकिस्तान में जो जुल्फिकार अली भुट्टो है, उनके नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी, मतलब चुनी हुई सरकार बनी थी, जो कि 1971 से 77 तक कायम रही। 1977 में क्या होता है, जनरल जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया, फिर से सैनिक शासन आ गया। फिर 1982 की अगर हम बात करें तो जनरल जियाउल हक को लोकतंत्र समर्थन आंदोलन का सामना करना पड़ा। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ पे भाई विरोध होगा, आंदोलन होंगे, तो उनको भी अपना सत्ता छोड़ना पड़ा। ठीक है, 1988 में हम देखते हैं जो बेनजीर भुट्टो है, उनके नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पे गठित किया जाता है। इसके बाद की राजनीति बेनजीर भुट्टो की जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग है, उसके आसपास मतलब घूमती हुई नजर आती है, इसके इर्द गिर्द ही घूमती है। इन दोनों पार्टियों के बीच में गलाकाट कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे निर्वाचित जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वो 1999 में फिर से कायम होता है। 1999 में जो सेना ने दखल दी और फिर से जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। ठीक है, मतलब ये जो निर्वाचित सरकार बनी थी वो 1999 तक कायम रही। जो आप देखेंगे इस समय जो लोकतांत्रिक सरकार बनी थी वो 1999 तक कायम रही, लेकिन फिर से 1999 में क्या होता है, जो जनरल परवेज मुशर्रफ है उन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सत्ता से हटा दिया, फिर से सैनिक शासन लागू हो जाता है। ठीक है, 2001 में परवेज मुशर्रफ का निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में हो जाता है, यानी कि उन्होंने क्या किया, अपने आप को राष्ट्रपति नियुक्त करवा दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेना फिर लोकतंत्र, फिर सेना फिर लोकतंत्र, यही चीज़ वहाँ पे चलने लग रहा है ना। 2008 में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता का शासन रहा। और मैं आपको बता दूं शायद 2008 ही एक ऐसा समय है जब पहली बार मतलब किसी प्रधानमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल शायद पूरा किया है। वैसे तो अभी तक मेरे को पता है जहाँ तक कि किसी प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं किया, लेकिन मैं अभी गूगल कर रहा था तो मेरे को पता चला कि 2008 में जो प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने अपना कार्यकाल शायद पूरा किया था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जून 2013 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में फिर से लोकतांत्रिक सरकार कायम होता है, लेकिन जो नवाज शरीफ है उनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं और 2017 में क्या होता है, उनको 10 साल की सजा, जो सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान की जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, इनको 10 साल की सजा का आदेश दे दिया। फिर क्या होता है, 2018 में चुनाव होते हैं वहाँ पे, और इमरान खान जो है वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार का गठन करते हैं, यानी कि वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान बनते हैं। फिर आपको पता है कि हाल फिलहाल में ये भी 11 अप्रैल 2001 में क्या हो गया, तख्ता पलट हो गया। एक तरीके से तख्ता पलट नहीं बोलेंगे, मतलब जो इमरान खान की जो सरकार है वो गिर गई और वहाँ पे जो शहबाज शरीफ है वो 23वें प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ के कार्यभार को
कार्यकाल को उन्होंने मतलब कार्यभार को संभाला है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने समझा किस तरीके से वहाँ पे लोकतंत्र फिर सेना फिर लोकतंत्र फिर सेना का शासन आता रहा है। और ये चीज़ अभी भी देखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता, बीच में उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिहाज से, और ये पेपर में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं है, पाकिस्तान में लोकतंत्र परमानेंट क्यों नहीं टिक पा रहा, इसके पीछे क्या कारण है। तो देखो भाई, पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं चल पा रहा, इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं। पहला कारण तो यह है कि भाई यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का दबदबा है। समाज में इन्हीं 3 वर्गों का दबदबा है, जो धर्मगुरु है जो कि धर्म को चला रहे है ना, मौलवी लोग जो है, सेना और भूस्वामी यानी कि जो जमींदार वगैरह है, उनका दबदबा है। अब इनकी वजह से क्या होता है कि कई बार निर्वाचित सरकार को गिराकर सैनिक शासन को कायम कर दिया जाता है, क्योंकि भाई ये सैनिक शासन को ज्यादा बेहतर मानते हैं, है ना। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की भारत के साथ क्या रहती है, तनातनी रहती है। इस वजह से ही भी सेना समर्थन जो समूह है वो ज्यादा मजबूत है। ठीक है, उनका मानना यह है कि भारत से पाकिस्तान की रक्षा सेना कर रही है ना, इसलिए हम सेना को ज्यादा मजबूत करके रखेंगे, सारे पावर हम किसको दे देंगे, सेना को दे देंगे, तो हम क्या रहेंगे, भारत से सुरक्षित रहेंगे। तो ये भी एक तर्क दिया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में लोकतंत्र चले, इसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन उनको नहीं मिल पा रहा। ठीक है, कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रेशर बनाया जाता है और वहाँ पे जो लोकतांत्रिक सरकार बनती है उसको हटा दिया जाता है। इसके अलावा अमेरिका तथा पश्चिम के जो देश है, उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। उनको ऐसा लगता है कि भाई इनके जो परमाणु हथियार है, अगर लोकतंत्र आता है तो परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ लग सकता है ना, इसीलिए वो सैनिक शासन को ज़्यादा बढ़िया मानते हैं, ताकि वहाँ के परमाणु हथियार सुरक्षित रहे और इससे उनको खतरा ना हो। ठीक है, तो कोई पश्चिमी देश है वो भी कोई खास समर्थन नहीं देते हैं, वहाँ पे सैनिक शासन को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो इन तरीकों से आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है वो सही से नहीं चल पा रहा है, स्थायी रूप से नहीं चल पा रहा। अब अगला एक और 2 पॉइंट यहाँ पे बस आप समझ ले कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का जज्बा मजबूती से कायम रहने के कारण अभी भी आपको पता है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतंत्र के आधार पर वहाँ पे शासन व्यवस्था को मतलब चलाया जा रहा है। तो वहाँ पे लोकतंत्र को मजबूत करने वाले क्या कारण है, तो सबसे पहले तो भाई पाकिस्तान में एक स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है ना, जो मीडिया है वो वहाँ पे लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहा है। एक पॉइंट आप ये बता सकते हैं, पाकिस्तान में मानवाधिकार आंदोलन भी काफ़ी मजबूत है। तो इन 2 कारणों से क्या है, वहाँ पे लोकतंत्र चल पा रहा है, जो भी बचा हुआ है वो इन्हीं 2 वजह से बचे हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना की हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप वैसे ही इस पेज पे इंडिया का मैप बन नहीं पाएगा, मैं छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आपको चीजें मैं समझा सकूं। देखिए, अगर आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान जब बना 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को पाकिस्तान का निर्माण किया गया था, तो आप सभी को मालूम है ये बात कि जो पाकिस्तान बना था वो 2 भागों में बना था। इधर का जो पूरा पार्ट जो था वो कहलाता था पश्चिमी पाकिस्तान, और ये वाला जो अभी का बांग्लादेश है वो कहलाता था पूर्वी पाकिस्तान, है ना। ये बंगाल को काट के बना था, बंगाल का हिस्सा था, और इधर बलूचिस्तान का एरिया लेके, पंजाब का एरिया लेके, सिंध का एरिया लेके ये पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा रहा हमेशा से पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर। जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के अधिकारों का हनन करना शुरू कर दिया, है ना। वहाँ के लोगों को दबाना, वहाँ के, जैसे कि आप यहाँ पे पॉइंट्स भी पढ़ पाएंगे कि जबरन उन्होंने क्या किया, उर्दू भाषा लादने की कोशिश की बंगाली लोगों के ऊपर। अब आपको पता है कि पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वो बंगाली थे, बंगाली भाषा बोलते थे, बंगाली संस्कृति के लोग थे, है ना। पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू भाषा बोला जाता था। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर जबरन उर्दू भाषा लादना शुरू कर दिया और वहाँ की संस्कृति को दबाना शुरू कर दिया। इसी के खिलाफ वहाँ पे क्या होता है, आंदोलन, वहाँ के लोग क्या कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे जो आंदोलन होता है, जो पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ जो आंदोलन होता है पूर्वी पाकिस्तान में, उसका नेतृत्व कौन करते हैं, शेख मुजीबुर रहमान करते हैं। ये नाम याद रखना भैया। अब
इन्होंने जो पार्टी बनाई थी उसको हम अवामी लीग बोलते हैं। अवामी लीग की स्थापना किसने की थी? शेख मुजीबुर रहमान ने की थी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, पूर्वी क्षेत्र के लिए यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के लिए स्वायत्तता की मांग की। अब 1970 के चुनाव में क्या होता है, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटें मिल जाती है। पूर्वी पाकिस्तान में जब इलेक्शन हुआ 1970 में, तो सारी सीटों पे किसने जीत हासिल कर ली? जो शेख मुजीबुर रहमान की जो अवामी लीग है उसने कर दी। लेकिन क्योंकि मतलब एक तरीके से वर्चस्व किसका था सरकार पे? पश्चिमी पाकिस्तान का। तो पश्चिमी पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने इनके बहुमत को मानने से इनकार कर दिया, खारिज कर दिया पूरी तरीके से, है ना। जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता लोग थे उनका दबदबा था सरकार पर, उन्होंने उनकी सभा को मानने से इनकार कर दिया, उनकी सरकार को मानने से इनकार कर दिया। और शेख मुजीबुर रहमान को उन्होंने क्या किया, जबरन गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब आगे आप देखेंगे कि जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तान सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, है ना। उनकी आंदोलन को दबाना शुरू कर दिया, कुचलना शुरू कर दिया। हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। यहाँ पे हम किसकी बात करें? बंगाली लोगों की बात करें जो कि मारे गए पाकिस्तानी सेना के हाथों में, है ना। पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन करने लग गए। बहुत ज़्यादा शरणार्थी, काफ़ी ज़्यादा शरणार्थी जो थे वो भारत में आने लग गए थे, और ये एक गंभीर समस्या थी हमारे लिए। अब भारत की पाकिस्तान ने क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे उनकी आज़ादी की मांग का समर्थन करना शुरू कर दिया हमने, और उनको वित्तीय और सैन्य सहायता भी दी। परिणाम स्वरूप 1971 में क्या हुआ, युद्ध हो गया भाई, हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया। अब युद्ध की समाप्ति कैसे हुई? तो पाकिस्तान की सेना ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया, है ना। बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था, इसमें हमें सोवियत संघ का भी सपोर्ट मिला था अच्छा खासा, और इस युद्ध में हमने पाकिस्तान को हरा दिया। और इस कारण पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान था, उससे एक नए देश का जन्म होता है, बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश 1971 में बांग्लादेश की स्थापना होती है ना। तो बांग्लादेश ने क्या किया, अपना संविधान बनाया। आज़ादी के बाद 1971 में आज़ाद हुआ, उसके बाद उसने क्या किया, अपना खुद का संविधान बनाया और अपने आप को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। 1975 की बात करें तो शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अधिशात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दे दी, जिसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो देश का और सरकार का दोनों का प्रमुख होता है, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल राष्ट्रपति होता है ना। शेख मुजीबुर ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। तो इन्होंने भी क्या किया भाई, तानाशाही व्यवस्था कायम करने की इन्होंने कोशिश की कि भाई एक ही पार्टी होगी, वही सरकार चलाएगी, है ना। इससे क्या हुआ भैया, वहाँ पे तनाव और संघर्ष हुआ बहुत ज़्यादा, फिर से आंदोलन वगैरह होने लगे। 1975 के अगस्त में शेख मुजीबुर सेना के हाथों मारे गए, उनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। फिर 1989 जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई, ठीक है। इन्होंने एक अलग पार्टी बनाई, और जियाउर रहमान की हम बात करें, उनकी भी हत्या कर दी गई, ठीक है। इनकी हत्या किसने कर दी भाई, किसने करवा दी? तो आगे जो लेफ्टिनेंट जनरल थे HM इरशाद, ठीक है, उन्होंने, और उसके बाद वहाँ पे सैनिक शासन की स्थापना हो गई, सेना का शासन वहाँ पे कायम हो गया। फिर से जनता ने आंदोलन किया भैया वहाँ पे कि भाई नहीं, हमें लोकतंत्र चाहिए, लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ। जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, है ना। जनता के विरोध के कारण इनको 1990 में पद का त्याग करना पड़ा। 1991 में चुनाव हुए, और 1991 के बाद से ही जो बांग्लादेश है वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। वहाँ पे बहुदलीय चुनाव व्यवस्था को अपनाया गया है, जहाँ पे बहुत सारी पार्टियां हैं, उनके बीच में चुनाव होता है, संघर्ष होता है, और उसके बाद सरकार की स्थापना होती है। तो यहाँ पे मतलब लोकतंत्र स्टेबल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अब सेना का शासन नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मालदीव की बात कर लेते हैं। देखिए, मालदीव आपको पता है द्वीपीय देश है ना, बहुत सारे द्वीप है यहाँ पे, और खूबसूरत देश है। अभी आप लोगों को पता होगा मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप को लेकर काफ़ी ज़्यादा, और बायकॉट मालदीव का भी मतलब हैशटैग जो है वो सर्च इंजन में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। अभी हाल फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ। तो मालदीव के साथ हमारे संबंध वैसे स्टार्टिंग में अच्छे थे, अभी हाल फिलहाल में थोड़े दिक्कतें आ गई है, लेकिन अच्छा मतलब अच्छे संबंध है हमारे। तो मालदीव जो है, मालदीव की अगर हम बात करें तो 1968 तक ये सल्तनत था। 1968 में यहाँ पे गणतंत्र या एक गणतंत्र देश बना, और यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है, अधिशात्मक प्रणाली अपनाया है। मतलब यहाँ पे
राष्ट्रपति सबसे प्रमुख है। जून 2005 में मालदीव की संसद में बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान दिया। मतलब यहाँ पे क्या है, बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया है। बहुत सारी पार्टियां हैं यहाँ पे भी और वो अपना चुनाव में जो भी हिस्सा लेती है। तो मालदीवी डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको हम MDP बोलते हैं, उसका मतलब देश की राजनीति में प्रभुत्व ज़्यादा है, ठीक है, और उसी की सरकार है अभी भी मेरे ख्याल से। तो 2005 के चुनाव के में क्या हुआ, वहाँ पे लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत हुआ है और वहाँ पे अभी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो चुकी है। हम भारत की बात करें तो भाई भारत के साथ हमारे मालदीव का जो भारत के साथ संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जब हुआ क्या था कि हम यहाँ पे एक मिनट, अगर हम 1988 की बात करें तो 1988 में क्या होता है, कुछ भाड़े के जो सैनिक हैं उन्होंने क्या किया, षड्यंत्र रचा और मालदीव के ऊपर हमला कर दिया। तो उस समय भारत ने हेल्प की मालदीव की, है ना, संकट में हमने इसकी मदद की है। इसके अलावा भारत मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी हमेशा सहायता करता रहता है। आर्थिक विकास में, पर्यटन यानी कि जो टूरिज्म है उसमें भी हेल्प किया है और मत्स्य उद्योग में भी हमने उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। तो ये मालदीव के बारे में। अब आगे आ जाते हैं नेपाल और राजतंत्र और लोकतंत्र, ठीक है। तो आपको पता है कि भैया स्टार्टिंग से ही नेपाल जो है वो हिंदू राष्ट्र है ना। पहले तो फिर भारत नेपाल वगैरह एक समय एक ही थे। आप जैसे जनकपुर की बात कर ले तो जनकपुर जो था उस समय नेपाल का बॉर्डर नहीं था, तो रामायण काल में आप देखेंगे कि वो पूरा मिथिला कहलाता था, है ना। नेपाल का बहुत सारा पार्ट जो था वो मिथिला में आ जाता था। बिहार का आप दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये सब मिथिला का ही राज्य था। लेकिन अभी जब सीमा वगैरह बने तो उसके बाद नेपाल एक अलग देश हो गया। जनकपुरी जो है, जनकपुर है ना, जनकपुर जो है वो नेपाल में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है स्टार्टिंग से एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पे राजतंत्र है ना। राजतंत्र जो है वो ज़्यादा यहाँ पे प्रबल देखने को मिलता है। तो देखिए नेपाल की अगर हम बात करें, नेपाल में सबसे पहले लोकतांत्रिक सरकार बनाने की जो मांग है 1990 के आसपास शुरू हो जाता है ना। नेपाल में लोकतंत्र सरकार का कार्यकाल जो है वो बहुत छोटा और समस्याओं से भरा रहा है। और 1990 के दशक में नेपाल में माओवादी जो है नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कायम रहे। जो माओवादी, आपको पता है, माओ के विचार पर आधारित होते हैं। तो ये जो माओवादी है, माओवादी की अगर हम बात करें तो माओवादी विशेषकर जो सत्ताधारी अभिजन है और वहाँ पे जो राजा है नेपाल में, उनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते हैं, ठीक है, चाहते थे और उन्होंने किया भी ऐसा। राजा की सेना और माओवादियों के बीच में कई गुरिल्ला युद्ध हुए। गुरिल्ला युद्ध आप समझते होंगे, पहाड़ों में जो छुप के जो लड़ाइयाँ होती है उनको हम गुरिल्ला युद्ध कहते हैं, है ना। छुप के आप हमला करते हैं किसी के ऊपर। तो राजा की सेना और जो लोकतंत्र समर्थक जो समूह है और जो माओवादी है, इनके बीच में कई सालों तक त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलता है, ठीक है। तो वैसे 2002 में क्या होता है, जो वहाँ पे थोड़ा बहुत लोकतंत्र था नेपाल में, उसको भी राजा ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जो राजा ज्ञानेंद्र उस समय थे, तो राजा ने संसद को भंग कर दिया, है ना, और वहाँ की सरकार जो थी उसको गिरा दिया। अप्रैल 2006 में क्या होता है, देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन होता है। बहुत सारे जगह पे हिंसाएं होती है, प्रदर्शन किया जाता है और लोकतंत्र समर्थकों से बाध्य होकर राजा ज्ञानेंद्र ने क्या किया, संसद को फिर से बहाल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो ये प्रतिरोध हो रहा था लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, 7 दलों का गठबंधन, 7 पार्टी अलायंस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसको लीड किया था, इसका नेतृत्व किया था। अब देखिए, नेपाल का संविधान लिखने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है और उन्होंने संविधान लिखा। और आप देखेंगे कि 2008 में क्या होता है, 2008 में जाके नेपाल में राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाता है और पूरी तरीके से लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया जाता है इसको। और 2015 में फिर से इसका एक नया संविधान बनता है। संविधान में कई बार वैसे परिवर्तन हुए हैं नेपाल के। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि नेपाल में राजा ज्ञानेंद्र का शासन था, उसने पहले संसद को भंग किया, लेकिन फिर क्या होता है, लोगों का समर्थन लोकतंत्र में ज़्यादा दिख रहा था। इस वजह से वहाँ पे प्रदर्शन होते हैं और मजबूरन उसको वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप नेपाल का टॉपिक को भी समझ चुके होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। देखिए, श्रीलंका का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 6 मार्क्स में ये श्रीलंका का जो जातीय संघर्ष है वो पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, श्रीलंका की अगर हम बात करें तो 1948 में आज़ाद हुआ था, हमसे 1 साल बाद आज़ाद हुआ है ना। और उस समय से श्रीलंका में क्या है, लोकतंत्र स्थापित है, लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पे रहा है।
और अगर हम बात करें तो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में इसके विकास की हम बात करें तो काफ़ी अच्छा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे दो समुदाय है, उनके बीच में जातीय संघर्ष देखने को मिलता है। यहाँ की जो समस्या है वो और दक्षिण एशिया के जो और देश है उनसे थोड़ा सा अलग है। वहाँ पे हमने देखा, पाकिस्तान में हमने बात की तो वहाँ पे लोकतंत्र और सैनिक शासन की समस्या देखने को मिलता है। बांग्लादेश में सेम है ना। इसी तरीके से आप नेपाल की हमने बात किया तो वहाँ पे भी सेम। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे जातीय संघर्ष देखने को मिलता है। और जातीय संघर्ष में कौन से दो समुदायों के बीच में संघर्ष? तो सिंहली और तमिल, क्योंकि श्रीलंका के जो मूल निवासी वो सिंहली है ना, और इनकी संख्या भी ज़्यादा है। तमिल जो है, तमिल लोग ज़्यादातर भारत से जाके श्रीलंका में बस गए हैं। ठीक है, जो जब ब्रिटिश राज था भारत में उस समय बहुत सारे तमिल लोग वहाँ काम करने जाते थे बगानों में, तो इस तरीके से वहाँ पे उनकी संख्या भी बढ़ गई। अब जो संघर्ष का मेन कारण ये है कि जो सिंहली समुदाय है, सिंहली समुदाय चाहते हैं कि भाई सारे जो सरकारी नौकरियां है उसमें इन्हीं का ही हिस्सा हो, इनकी भाषा जो सिंहली भाषा है उसको ही राष्ट्रीय भाषा की दर्जा मिल जाए। ठीक है, हर जगह क्या किया गया? तमिल लोगों को दबाया गया, तमिल लोगों के अधिकारों का हनन किया गया। तो इस तरीके से तमिल लोगों ने क्या किया? 1983 में 1983 में एक उग्र संगठन बनाया, उग्र तमिल संगठन बनाया, जिसको हम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम बोलते हैं, शॉर्ट में लिट्टे बोलते हैं। जिसने क्या किया? श्रीलंका की सेना के साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया, है ना। और जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है उसको मतलब अलग राष्ट्र बनाने की मांग की तमिलों ने, कि भाई एक अलग देश बना दो हमारे लिए, तमिलों के लिए। इस तरीके से वहां पे संघर्ष चलता रहा। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि ये समस्या जो थी वो भारत से जुड़ी हुई थी, तो भारत की सरकार के लिए भी चिंता का विषय था, क्योंकि तमिल जो थे भारतीय मूल के थे, है ना। तो इसलिए भारतीय सरकार ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेज दी, ठीक है, ताकि वहाँ पे शांति की स्थापना हो सके। 1987 में हमने क्या किया? अपनी शांति सेना कहाँ भेज दिया? श्रीलंका में। अब इस बीच क्या हुआ कि भाई वहाँ की जो जनता है उसने इसको नापसंद किया। वो चीज़ मतलब उनका कहना यह था कि भाई श्रीलंका के अंदरूनी मामले में भारत क्या कर रहा है? दखल अंदाजी कर रहा है। इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध हुआ भारत का, और इस वजह से 1989 में भारत की जो शांति सेना है अपने लक्ष्य को हासिल किए बिना उसको वापस बुला लिया गया। देखिए, नॉर्वे, आइसलैंड और स्कैंडिनेवियाई जो बहुत सारे देश है उन्होंने मिलकर क्या किया, ये सब मतलब आप यूरोप का जो ऊपर का एरिया आप देखेंगे वहाँ के जो देश है उन्होंने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की भूमिका निभाई और वहाँ पे जो चीज़ें चल रही थी उसको रोकने की कोशिश की। देखिए 2009 में क्या होता है? 2009-10 में लिट्टे का खात्मा कर दिया जाता है। वहाँ के जो मतलब लिट्टे का जो अध्यक्ष होता है प्रभाकरन, उसकी हत्या के बाद ऐसा माना जा रहा है कि लिट्टे का खात्मा हो चुका है और अब वहाँ पे जातीय संघर्ष का भी समाधान किया जा चुका है। देखिए, संघर्ष की चपेट में रहने के बावजूद भी श्रीलंका ने अपना विकास जो है वो काफ़ी तेज गति से किया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि दक्षिण एशिया में ही अपनी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले उदारीकरण की नीति अपनाने वाला, उदारीकरण करने वाला जो था देश, जो था अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने वाला जो देश था वो श्रीलंका ही था, ठीक है। गृह युद्ध की चपेट के बावजूद भी वहाँ पे आपको पता है गृह युद्ध हुआ, जातीय संघर्ष वहाँ पे देखने को मिला, उसके बावजूद भी दक्षिण एशिया के सभी देशों से सबसे ज़्यादा बेहतर जो स्टार्टिंग में इसकी जीडीपी थी वो सबसे ज़्यादा बेहतर थी। और वहाँ पे हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था ही रही है, लोकतंत्र ही कायम रहा है। तो ये कुछ खासियत है श्रीलंका की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप श्रीलंका की जातीय संघर्ष को भी समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष वाला जो टॉपिक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष के मुद्दे कौन से? सबसे पहला मुद्दा है जम्मू कश्मीर का मुद्दा। विभाजन के बाद ही दोनों देशों के बीच में इसको लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर संघर्ष हुआ था। 1947-48 में युद्ध हुआ, 65 में युद्ध हुआ, है ना। 1948 में जब युद्ध हुआ था तो कश्मीर के दो हिस्से हो गए थे। एक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जिसको हम पीओके बोलते हैं, जिसपे पाकिस्तान का अधिकार है, और दूसरा है जम्मू कश्मीर का जो प्रांत है वो भारत के हिस्से में है ना। तो इस तरीके से दो हिस्से हो गए। 1971 में भी युद्ध हुआ, और है ना। इसके अलावा 1999 में भी हमारा युद्ध हो चुका है, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। कुछ सामरिक मसले भी है जिसको लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण को लेकर, हथियारों की होड़ को लेकर, है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी रहती है। 1990 के दशक में दोनों ने ही क्या किया? परमाणु हथियार प्राप्त कर लिए, है ना। आपको पता है कि
1998 में, ठीक है, 1998 में क्या हुआ, भारत ने भी अपना परमाणु परीक्षण किया पोखरण में, राजस्थान पोखरण, है ना। और पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण इसी समय किया, कहाँ पे, चगताई की पहाड़ियों में। तो दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हो चुके हैं और इस वजह से भी दोनों के बीच में तनातनी रहती है, एक दूसरे को धमकाते रहते हैं। अब देखो, एक दूसरे के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाते हैं। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने हिंसा की रणनीति अपना रखी है, हिंसा को बढ़ावा देती है भारत में। इसके अलावा भारतीय सरकार का ये भी आरोप है कि कश्मीर उग्रवादियों को हथियार देना, उनको ट्रेनिंग देना, है ना, उनको पैसे देना और आतंकवादी हमले करवाना, ये सब पाकिस्तान इसका ये सब काम है। ये आरोप भारत की सरकार लगा रही है। भारत का सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 से 95 की अवधि में खालिस्तानी समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद उपलब्ध कराए। इसके अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो है ISI, है ना, पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियान को बढ़ावा देने में योगदान है। कि भाई जो ISI है वो क्या कर रही है, बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों के माध्यम से भारत में जो उग्रवादी आंदोलन है, पूर्वोत्तर भारत में जो उग्रवादी आंदोलन है, उसको बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी पर भी कई प्रकार के मतलब आरोप लगाते हैं, जैसे कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में जो है, वहाँ पे आंदोलन करने में या वहाँ पे समस्या भड़काने का आरोप लगाती है पाकिस्तान की सरकार भारत के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा सिंधु जल विवाद भी है। आपको पता है कि सिंधु नदी के बंटवारे को लेकर इन दोनों देशों के बीच में विवाद चल रहा है। 1960 में क्या हुआ, विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अभी तक कायम है। मतलब कि हम उनको पानी इस्तेमाल करने देंगे, पानी के बंटवारे को लेकर पूरी तरीके से ये संधि देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कच्छ में जो सरकरिक, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, कच्छ होगा, कच्छ में जो सरकरिक सीमा है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा तनातनी बनी रहती है, दोनों देशों के बीच में विवाद देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका पाकिस्तान और भारत के बीच में संघर्ष के जो मुद्दे हैं उसकी हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे भारत और उसके जो अन्य पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के संबंध कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो भारत के कुछ अच्छे संबंध भी है, कुछ नकारात्मक संबंध भी, हम सब कुछ यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दे पर मतभेद देखने को मिल जाता है। अब भारतीय सरकार जो है वो बांग्लादेश की सरकार से नाखुश क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है। तो भारत में अवैध प्रवास पर ढाका के खंडन, मतलब कि भारत में जो अवैध रूप से जो बांग्लादेशी घुस जाते हैं, है ना, उसको मानता नहीं है बांग्लादेश, तो इसलिए भी नाराज है भाई भारत, मतलब भारतीय सरकार उनसे। इसके अलावा भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों का समर्थन, जो भारत विरोधी इस्लामी जो संगठन है उनको भी बढ़ावा देती है, उनको समर्थन देती है बांग्लादेशी सरकार। इसके अलावा भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश का इनकार करना। जब भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाना होता है कई बार, तो उनको बांग्लादेश से जगह चाहिए, बांग्लादेश से रास्ता चाहिए, लेकिन बांग्लादेश मना कर देता है। ढाका ने भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात करने से मना कर दिया, तो इस वजह से भी अच्छे संबंध नहीं है हमारे। इसके अलावा म्यांमार को बांग्लादेश इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस ना देने जैसे मामले भी शामिल हैं। यानी कि जब म्यांमार हमें प्राकृतिक गैस देना चाहता है तो बांग्लादेश मतलब रास्ता नहीं देता, ठीक है। तो इस वजह से भी तनातनी बनी हुई है। अब देखो, जो बांग्लादेश भारत के ऊपर क्या आरोप लगाता है, ठीक है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादागिरी की तरह बर्ताव करता है, ठीक है, क्योंकि भाई ब्रह्मपुत्र नदी है, आपको पता है, भारत से होके बांग्लादेश होके नीचे गिरते बंगाल खाड़ी में। तो इसमें क्या है कि नदी जल बंटवारे को लेकर भी इनके बीच में संघर्ष है, ब्रह्मपुत्र नदी जल बंटवारे को लेकर खास करके। भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने का आरोप भी इन्होंने लगाया है कि चटगांव एक पहाड़ी क्षेत्र है बांग्लादेश में, तो वहाँ पे भी जो हिंसा हुए हैं, जो विद्रोह हुए हैं, उसमें बांग्लादेश की सरकार का मानना यह है कि इसमें भारत ने अपना मतलब योगदान दिया है, ठीक है। बांग्लादेश को ऐसा लगता है कि उनके प्राकृतिक गैस पे भारत ने नजरें गड़ा रखा है, ठीक है। व्यापार में बेईमानी का भी आरोप लगा देता है भैया। तो ये सारे पॉइंट्स है जो बांग्लादेश की सरकार भारत पर आरोप लगाती है।
फिर भी देखिए कुछ सकारात्मक संबंध भी आप देखेंगे, कुछ अच्छे संबंध देखने को मिलता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में सहयोग अच्छे हैं, है ना। पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों देशों ने क्या किया है, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया है, आर्थिक सहयोग को बेहतर किया है। बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 के एक्ट ईस्ट की नीति का हिस्सा है, ठीक है, जिसके तहत मतलब फोकस करना है, जो पूर्वी साइड के जो देश है उन पर फोकस करने की बात की गई है, ठीक है। इसके अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्वी एशिया से संपर्क साधने की बात भी की जा रही है कि भाई दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश है उनके साथ क्या करेंगे, हम इन नीतियों के तहत अच्छे संबंध बनाएंगे। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों एक दूसरे को सहयोग करते आ रहे हैं। अब भारत और नेपाल संबंध की हम बात कर लेते हैं। भारत और नेपाल के बीच में संबंध की बात करें तो दोनों देशों के बीच संबंध क्या है, बहुत ही मधुर रहे हैं, है ना। दोनों देशों में एक संधि हो रखा है जिसके मदद से बिना पासपोर्ट के आप एक देश से दूसरे, बिना वीज़ा पासपोर्ट के आप एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हो, है ना। और हमारे जो संबंध है स्टार्टिंग से ही मधुर और शांतिपूर्ण रहे हैं। इसके अलावा व्यापार, विज्ञान, है ना, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन, इन सब चीज़ों में एक दूसरे को हम सहयोग कर रहे हैं। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो और ज़्यादा मजबूत होने के उम्मीद हुए हैं। लेकिन कुछ नकारात्मक संबंध भी देखने को मिल जाता है दोनों देशों के बीच में। व्यापार को लेकर मनमुटाव है, ठीक है। देशों की मतलब नेपाल का जो चीन के साथ जो लगातार संबंध बढ़ता जा रहा है, उससे भी भारत की जो सरकार है वो नाखुश है उनसे। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती है, इस वजह से भी हमारे संबंध खराब होते जा रहे हैं उनसे। इसके अलावा भारत की जो सुरक्षा एजेंसी है, नेपाल में जो माओवादी आंदोलन चल रहा है उसको भारत की सुरक्षा पर खतरा मानते हैं। क्योंकि भारत में क्या हुआ है, भारत में जो बिहार है, आंध्र प्रदेश है ना, इन सारे एरियाओं में नक्सलवादी समूह उभर रहे हैं ये माओवादियों की वजह से। तो इस वजह से भी भारत की जो सरकार है वो इनसे नाखुश है। इसके अलावा नेपाल के लोगों को लगता है कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामले में दखल देने लग रही है ना। उनको लगता है कि भाई भारत पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो हमारे अंदरूनी मामले में दखल दे रही है। इसके अलावा उनको ऐसा लगता है कि भाई उनकी हम पनबिजली जो है ना, नदी जल पे और पनबिजली पे हम आंख गड़ाए हुए हैं, तो इस वजह से भी वो नाखुश है। इसके अलावा चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है देश है नेपाल, और उनको ऐसा लगता है कि भारत जो है उनको भू क्षेत्र नहीं देता, समुद्र तक पहुंचने के लिए उनको रास्ता नहीं देता है, तो इस वजह से भी नाराज है। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम भारत और श्रीलंका के संबंध की हम बात कर लेते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में संघर्ष का मेन आपको पता है, जातीय संघर्ष को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया था, है ना। भारत ने जो अपनी मतलब शांति सेना भेजी थी उसको बिना लक्ष्य प्राप्त किए वापस भी आना पड़ा था, आपको ये बात मालूम है। सकारात्मक संबंध की हम बात करें तो भारत ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में मुक्त व्यापार हो रहा है ना। और दोनों देशों के बीच में जो संबंध है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। श्रीलंका में जब सुनामी आई थी और तबाही हुआ था तो उसमें भारत ने उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। भारत भूटान के संबंध की हम बात कर ले तो भारत और भूटान के बीच में भी संबंध बहुत ही मधुर है, बहुत ही अच्छे हैं, है ना। और संघर्ष का कोई खास मुद्दा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी और गुरिल्लाओं को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ दिया, ठीक है। तो जो भी गुरिल्ला मतलब युद्ध करने वाले जो उग्रवादी थे जो कि भूटान में शरण ले रखे थे, वहाँ से भूटान की सरकार ने उनको खदेड़ दिया, भगा दिया। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार हुआ है, तो इस वजह से भी भारत भाई खुश है भूटान से। इसके अलावा भारत भूटान में पनबिजली की जो परियोजना है उस पर भी हाथ बटा रहा है, सहयोग कर रहा है उनको। भारत नेपाल के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान देता है। ये तो नेपाल वाला हो गया, हम भूटान की बात कर रहे हैं, ऊपर वाला पॉइंट आप बस इतने बता दें काफ़ी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत और मालदीव संबंध की। तो मालदीव के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, गर्मजोशी भरे हुए संबंध है। 1988 में जब आपको पता है श्रीलंका से कुछ भारत के जो सैनिक थे वो मालदीव पर जब हमला करते हैं तो उस समय भारतीय सेना ने उनकी हेल्प की। मालदीव ने जब आक्रमण के लिए भारतीय सेना से मदद मांगी तो भारतीय सेना ने उनको मदद की, और ये अच्छी बात है। और इसके अलावा
आर्थिक विकास में हम उनको हेल्प दे रहे हैं, पर्यटन में, मत्स्य उद्योग में हम उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारत की दक्षिण एशिया क्षेत्र में क्या भूमिका है। ठीक है, भारत की हम भूमिका की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? भारत है। ठीक है, और भारत सरकार को ऐसा लगता है कि उनके जो पड़ोसी देश है ना, उनका बेवजह फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसा भारत को लगता है। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो, वहाँ पे सब में लोकतंत्र कायम रहे, ऐसा भारत चाहता है। और उसे ऐसा मतलब भारत को ऐसा लगता है कि भाई अगर वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता आती है तो बाहरी ताकतें वहाँ पे दखलंदाजी कर सकती है। छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। तो देखो, आप देखेंगे कि इन इलाकों के सभी जो झगड़े होते हैं वो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच है ना। मेन बिंदु बीच में आ जाता है भारत। अब देखिए, दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, हम उसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आपको पता है कि दक्षेस की स्थापना की गई है ना। 1985 में दक्षेस की स्थापना की गई, जिसको हम सार्क बोलते हैं, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, है ना। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, जिसमें सभी देश आपस में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। 1985 में इसकी शुरुआत की गई। इसके अलावा साफ्टा की स्थापना की गई। साफ्टा पर हस्ताक्षर, वैसे आप 2002 का डेट ना बताएं, 2004 में क्या हुआ, इस पर हस्ताक्षर किया गया साफ्टा पर। ठीक है, साफ्टा क्या है? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता है। साफ्टा क्या है? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता है, जिसके तहत क्या हुआ, दक्षिण एशिया के सभी देश आपस में व्यापारिक सहयोग कर रहे हैं और बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं। तो 2004 में क्या होता है, इस पर हस्ताक्षर किया जाता है और 1 जनवरी 2006 से ये लागू हो जाता है। ठीक है, तो ये साफ्टा के बारे में ही नीचे सारी चीज़ें बता रखी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चैप्टर में जो भी अभी तक चीज़ें मैंने बताई है उसको आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए, चीन अमेरिका की दक्षिण एशिया की राजनीति में भूमिका। आपको पता है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली देशों में अमेरिका और चीन है ना। चीन और अमेरिका की दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन के संबंध अच्छे हो गए हैं। चीन की राजनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और वो भारत चीन संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा समस्याओं से भरा हुआ है। 1991 के बाद इनके आर्थिक संबंध ज़्यादा मजबूत हुए। चाइना के साथ हमारे संबंध काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से संबंध बेहतर किए। पहले इसका जो संबंध था, अमेरिका का संबंध जो था वो पाकिस्तान के साथ बेहतर था शीत युद्ध तक, लेकिन शीत युद्ध के बाद उसने दोनों के साथ अपने संबंध अच्छे किए। भारत और पाकिस्तान में आर्थिक सुधार हुए हैं, है ना। उदार आर्थिक नीति इन्होंने अपनाई है। अमेरिका भारत पाक के बीच लगातार मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। जब भी संघर्ष होता है तो मध्यस्थता की भूमिका अमेरिका निभाता है। दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी बढ़ी है। दक्षिण एशिया में इसका इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो बस इस तरीके से ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक मैंने आपको समझाया, पूरा चैप्टर ही मैंने कंप्लीट करवा दिया है। किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो आप कमेंट में बता सकते हैं, और इसके अलावा वीडियो को आप शेयर जरूर करें। अपने कम से कम 4 से 5 दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।